अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। वंस अगेन आई एम नबीहा एजाज आपकी खिदमत में हाजिर हैं न्यू पाकिस्तान में एक बिल्कुल नया शो लेकर। आज के दिन का न्यू सेगमेंट्स और न्यू खबरें जनाब हम हो गए हैं हाजिर। बहुत सारी खबरें और सेगमेंट्स आज के प्रोग्राम में शामिल करने वाले हैं, लेकिन अभी जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी और जो खबरें हमें आ रही हैं K2 की बुलंद तरीन चोटियों से जो हमें खबरें आ रही हैं। आपको पता है कि कल भी हमने खबर ब्रेक की थी आप तमाम लोगों के साथ कि जो अली सतपारा है उनकी जो बॉडी है वो मिल चुकी है। क्लाइंबर्स वहां पर मौजूद थे और साजिद सतपारा उनके साहबजादे जिन्होंने खासकर मिशन किया और इस मिशन का नाम रखा गया सतपारा मिशन, ताकि वो अपने बाप की अपने वालिद की जो बॉडी है उसको फाइंड कर सकें। और बिलाखिर ऐसा हुआ, अल्लाह ताला ने उनको कामयाबी दी। लेकिन अभी इसमें लग रहा है कि कुछ दिक्कत है, कुछ मुश्किलात हाल बाकी हैं। साजिद सतपारा ने आज सुबह तकरीबन 1 घंटा पहले एक वीडियो रिलीज की है जिसमें वो चैलेंजेस जिनका उनको अभी सामना करना पड़ा है उस बारे में बात कर रहे हैं, किन मुश्किलात का उनको सामने। पहले मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ, फिर इस पर थोड़ी सी मजीद गुफ्तगू और करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं साजिद सतपारा, मैं सर्च मिशन पे अभी K2 पे आया था। वालिद अली सतपारा और उसकी टीम जान स्नोरी और JP के, तो सारी टीम की बॉडीज हमें मिली है। लेकिन जो वालिद और जान स्नोरी की जो बॉडीज है वो बहुत टेक्निकल प्लेसेस पे है, उधर से नीचे लाना अभी हम 3 टीम मेंबर्स हैं, मैं PK शर्पा और एलिया, तो हम तीनों के लिए पॉसिबल नहीं है, बहुत टेक्निकल पार्ट पे है। और 8400 करीब उनकी बॉडीज है। तो अभी हम इंशाल्लाह यही कर सकते हैं कि बॉडीज को ऊपर हाई एल्टीट्यूड पे रूट से, तो क्योंकि वो सेम रूट पे है, तो आगे पीछे करके बरी करने की कोशिश करेंगे। जी, ये आपने साजिद सतपारा की आपने वीडियो देखी और उनका वो कहना है कि बॉडी को अभी इस वक्त, चूँकि क्लाइमेट भी आपको पता है K2 पे शदीद ठंड और सर्दी, तो उस वजह से जितने महीने से बॉडी मिसिंग रही तो वो इतनी बुरी हालत में नहीं रही होगी। इसी वजह से तलाशने में भी आसानी रही होगी आई एम श्योर। और साजिद का ये कहना है कि वो इसको मैयत को यहीं पर सिक्योर कर रहे हैं क्योंकि अभी उनके पास जो है वो इतना ह्यूमन रिसोर्स नहीं है कि बॉडी को नीचे तक लाया जाए। वो ये कह रहे हैं कि इसको यहाँ पर सिक्योर करके पूरी कौम की तरफ से दुआ मांग के, और फातिह ख्वानी भी उन्होंने पढ़ी है अपने वालिद साहब के लिए। और हम भी यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला अली सतपारा के जो दर्जात है वो बुलंद करे, उनकी मग़फ़िरत करे और उनके लिए जो उनकी आगे की जर्नी है एक मरतबा फिर से उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। बहरहाल साजिद का ये कहना है कि जब वो वापस नीचे जाएंगे तो मज़ीद रिसोर्सेज के साथ जो है वो डेड बॉडी को नीचे लाने की कोशिश की जाएगी। अभी जितने लोग यहाँ पर बॉटल नेक पर K2 के मौजूद हैं उनके लिए ये मुमकिन नहीं है, आसान नहीं है कि वो नीचे जो है वो लेकर आ सकें मैयत को। बहरहाल एक बेटे के लिए भी आई एम श्योर कि ये बड़ा जज्बाती लम्हा है, बड़ा मुश्किल लम्हा है। इतने महीनों से जो है अपने वालिद की मैयत का जो है वो मिसिंग होना, उसको तलाशने के लिए फिर बेटे के जिस विलिंगनेस से जाना, हैट्स ऑफ टू हिम मेरे ख्याल से। और जो मिशन उन्होंने सोचा था वो मिशन साजिद सतपारा ने मेरे ख्याल से अपना मुकम्मल किया। ढेरों दुआएं जनाब हमारे लिए एक मरतबा फिर से अली सतपारा के लिए, उनकी आगे की जर्नी के लिए और साजिद के लिए भी। अच्छा जी जनाब, प्रोग्राम को अब हम बढ़ाएंगे आगे और एक और ख़बर जिस पर मुझे बड़ा तशवीश होती जाती है जब मैं डेली न्यूज़ में देखती हूँ और जो फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने आते हैं तो बड़े ही अलार्मिंग सिचुएशन है। वी ऑल नो बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन हो चुकी है कब से, जब से डेल्टा वेरिएंट जो है वो पाकिस्तान में एंटर हुआ है। जो कोविड वायरस जो है वो पाकिस्तान में जैसे ही एंटर हुआ, इसकी जो चौथी वेव है, जो 4th लेयर है, बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन इस वक्त लग रही है। और सुनने में ये आ रहा है कि ये उन लोगों को भी इफेक्ट
अफेक्ट कर रही है जो कि वैक्सीनेटेड भी हैं। सो वी डोंट नो कि हम कहाँ आगे जाएंगे या आगे क्या सिचुएशन बनेगी। और ऐसे ही हालात में जनाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा अभी कोविड पॉजिटिव हो गई हैं, अपने घर में ही उन्होंने अपने आप को क्वारंटीन कर रखा है। अल्लाह ताला आपको भी सेहत तंदुरुस्ती दे। आई होप सो कि इट्स नॉट डेल्टा वेरिएंट जो आपको हुआ है जनाब। इसके साथ साथ ये भी मैं आपको बताऊं कि पंजाब में भी बड़ी सख्ती अब की जा रही है और सख्ती इस हवाले से की जा रही है। कल मेरा भी जाना हुआ एक्सपो सेंटर और मैंने भी अपनी फर्स्ट डोज लगवाई और मैंने देखा इतना वहां पर रश था, मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग गया, जबकि मेरे फैमिली मेंबर्स जो कि उससे पहले मेरे से पहले जो डोजेस लगवा चुके हैं उनका ये कहना था कि जब वो इससे पहले डोजेस लगवाने आए थे तो बिल्कुल भी रश नहीं था और बिल्कुल 5 मिनट में डोज लगती थी और ये लोग आ जाते थे। लेकिन कल मुझे बाकायदा पूरा 1 से 1.5 घंटा लगा। उसकी वजह यह है कि रश बहुत ज्यादा था लोगों का। जब मैं गफीर मैंने देखा एक्सपो सेंटर में, गाड़ी पार्किंग में मुश्किल हुई, फिर अंदर बाकायदा प्रॉपर लाइंस बनी, ग्रुपिंग की जा रही थी, लोगों को संभालना मुश्किल हो रहा था। तो मैं इस रवैये से बड़ी इम्प्रेस हुई, मैं थोड़ी सी खुश भी हुई कि चलो एटलीस्ट लोग अब वैक्सीनेशन जो है वो लगवाने की तरफ रुजू कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि भाई हमें वैक्सीनेशन लगवानी है। और उसकी एक वजह क्या है? एक वजह यह है कि जो पंजाब गवर्नमेंट ने बड़ा जो ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया और वो ये कि तमाम जो सरकारी मुलाजमीन है यानी कि जो सरकारी दफातर हैं वहां पर अब जनाब एंट्री बंद हो जाएगी सरकारी मुलाजमीन की। तो ये भी एक वजह रही है कि अगर तनख्वाह नहीं आती है या सरकारी दफ्तर में दाखिला बंद हो जाता है जो उन लोगों के लिए जो कि वैक्सीनेटेड नहीं है, तो अच्छी बात है, अच्छा कदम है। आहिस्ता आहिस्ता पाबंदियां मेरे ख्याल से बढ़ेंगी तो जो लोग अभी भी वैक्सीनेशन नहीं लगवा रहे हैं वो तमाम लोग भी लगवाएं। अच्छा जी, अब जरा मैं खबर आपको दूंगी, बड़ी ही मजे की भी खबर है और अच्छी भी खबर मुझे लगी और जरा देख के मुझे लगा कि भाई लोगों को शायद इसी तरह अब मतवज्जे भी करना पड़ेगा। अमेरिका से न्यूयॉर्क में क्या किया गया जनाब, आई एम श्योर वहां पर भी कुछ पाकिस्तानी मिजाज रखने वाले गोरे आई एम श्योर होते होंगे जो वैक्सीनेशन नहीं लगवाते होंगे। तो जनाब न्यूयॉर्क में ये किया जा रहा है, जो अच्छी और मजेदार खबर है वो ये है कि $100 दिए जा रहे हैं उन तमाम अफराद को जो कोरोना वायरस की जो फर्स्ट डोज वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं। सो ये एक वाउचर दिया जा रहा है या आप समझ लेंगे कि इनाम दिया जा रहा है, ये अप्रिसिएशन के लिए बताया जा रहा है कि भाई लोग चलो कम से कम अगर $100 मिल रहा है तो अगर शायद वो ही उसकी लालच में ही अगर आ जाए। सो आई थिंक जिसका भी आइडिया है और ये थॉट जहां से भी आई है वेल डन जनाब, बहुत जबरदस्त। और आई एम श्योर कि इस अनाउंसमेंट के बाद बहुत रश भी लगा होगा। ये न्यूज बाकायदा जो है वो इंटरनेशनल मीडिया पर भी आई और इंटरेस्टिंग है जनाब। ताहम चले पाकिस्तान के कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके साथ शेयर कर लेते हैं और वो जनाब ये है कि वी ऑल नो कि इट्स अ फोर्थ वेव वी आर फाइटिंग विद। अमवात में इजाफा हो रहा है, मुसलसल इजाफा हो रहा है, मजीद 76 अफराद हलाक हो गए हैं और जो इसकी शरह है इट्स वेरी अलार्मिंग 7.6 यस 7.53 इसकी जो शरह है वो इतनी % पर अब पहुंच चुकी है। आई स्टिल रिमेंबर कि ये ईद कुर्बान से पहले जो इसकी परसेंटेज थी, जो इसकी शरह थी वो तकरीबन 2 पर आ चुकी थी और आई वाज वेरी ग्लैड, मैं बड़ी खुश थी कि फाइनली हमने बहुत ज़्यादा जो है वो इस पर काबू पाया है। मगर अगेन मुझे लग रहा है कि ईद पर हमने जो SOPs का वो फॉलो नहीं उनको किया। मवेशी मंडियों में फिर जो घर पे गैदरिंग्स हुई और बारबेक्यू पार्टीज तो अभी आज तक भी चलती जा रही हैं। तो प्लीज खुदारा आप थोड़ा सा जो है वो इसमें गौर फिक्र करें। अच्छा, माय फ्रेंड जिसकी मदर इन लॉ, उनकी सास जो है शी इज हॉस्पिटलाइज्ड, उनको स्टीरॉइड्स लग रहे हैं और बड़ी वर्स्ट कंडीशन है। तो ये डेल्टा वायरस ने अटैक किया है उसके दोनों मदर एंड फादर इन लॉ को। तो बड़ी सिचुएशन अभी अच्छी नहीं है। आई विश कि उनकी भी जल्दी रिकवरी हो जाए और अल्लाह ताला हमारे भी तमाम प्यारों को जो है वो इसमें महफूज रखे। लेकिन एहतियात सबसे जरूरी है। यहाँ पर मैं इस सेगमेंट को क्लोज करने से पहले मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जिन लोगों ने वैक्सीनेशन लगवा भी ली है प्लीज वो मास्क पहनना ना छोड़ें। आप लोग ये मत समझ लें कि भाई अब हमने वैक्सीनेशन लगवा ली है और ये मेरी बात सुनते ही मेरे कैमरामैन ने अपनी पॉकेट से अपना मास्क निकाला है और फौरन पहने। चले अच्छी बात है कि चले किसी ने मेरी बात जहां तक पहुंच रही है, मैं समझती हूँ यही मेरी कामयाबी कि अगर कोई एक शख्स भी उस पर अमल कर लेता है तो इट्स बिग अचीवमेंट फॉर मी। तो आप लोग ये मत समझें कि अगर आपने वैक्सीनेशन लगवा ली है नाउ यू आर इन सेफ जोन, तो ऐसा नहीं है। आपको फुल 2 डोजेस लगवानी है, उसके बाद आपको अपने आप को सारे SOPs को फॉलो भी करते रहना है। अच्छा जी जनाब, ये तो थी हमारी आज की टॉप स्टोरीज। अब मैं आपको एक जरा इंटरेस्टिंग न्यूज आपके साथ में शेयर करना चाहूंगी।
अच्छा, ये आर्टिकल मैंने देखा तकरीबन 2-3 दिन पहले अखबार में कुछ सर्च करते हुए मैंने देखा, और फिर उसके बाद मैंने हमारी टीम के साथ मैंने डिस्कस किया। अब आई वाज लाइक रियली शॉक्ड कि हमने कभी सुना नहीं था, कभी आज तक हमने पढ़ा नहीं था। वी ऑल नो कि भाई जो अल्लाह ताला की जो जानदार मखलूक हैं उनमें इंसान हैं, जानवर हैं और पौधे हैं, और इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, और जो जानवर हैं वो भी जो है जानवर हैं, सुनते हैं, सेंसेस रखते हैं, बड़ी स्ट्रॉन्ग सेंसेस रखते हैं। लेकिन पौधे जो हैं वो इसमें इनका कभी शुमार नहीं आता, ना वो सुनते हैं, ना वो देखते हैं, ना उनको कोई किसी किस्म की कोई तकलीफ होती है, ना किसी किस्म की कोई कम्युनिकेशन होती है, बट मेजर पार्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट। लेकिन इस आर्टिकल में जनाब, ये जो आर्टिकल है अमेरिका में बाकायदा वहाँ के जो रिसर्चर्स हैं उनकी पूरी टीम ने, माहिर नबातात ने आफ्टर अ प्रॉपर डिटेल रिसर्च ये आर्टिकल पब्लिश किया। अब इस आर्टिकल के बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं विच आई एम गोइंग टू शेयर विद यू। माहिर नबातात कहते हैं कि जो पौधे हैं ये जहानत भी रखते हैं, ख्यालात भी रखते हैं। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, कहते हैं कि ये सरगोशी भी करते हैं। अब हमने कभी مننه از احسان الله صحا که من افغانستان راغلم د خبریالان و ډله کې د کابل نیوز تلویزیون د خبر منیجرم. سلام، my name is Ali Akmal. د کابل نیوز تلویزیون د خبر منیجرم. سلام، my name is Ali Akmal. I am a journalist in Afghanistan. Welcome back, Assalamu alaikum and good morning to all of you. Once again जनाब, हम प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं और जो सेगमेंट हम लेकर आए हैं, अगर जिस कैफियत की हम अभी बात करने वाले हैं हमारे इस शो में, ये इंसान का डीपेस्ट फियर अगर मैं इसको कहूँ तो वो गलत नहीं होगा। मैं बात करने वाली हूँ फियर ऑफ रिजेक्शन की, यानी कि ठुकराए जाने का या रिजेक्ट हो जाने का जो खौफ होता है वो कहीं ना कहीं हम में बहुत सारे लोगों में पाया जाता है, जिसकी वजह से ना तो हम जिंदगी में रिस्क लेते हैं, ना हम चैलेंजेस का सामना कर पाते हैं, और हमेशा ऐसा एक इंसान जो है वो काइंड ऑफ इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में आपको मुब्तला दिखाई देगा, जो हमेशा अपनी नीड्स को पीछे करता हुआ और अपने आप को कम इम्पॉर्टेंट समझता हुआ दुनिया की भीड़ में कहीं ना कहीं लड़ता हुआ आपको दिखाई देगा। अच्छा, अगर अब इस फियर की बात की जाए, फियर ऑफ रिजेक्शन की बात की जाए, तो ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग ह्यूमन फीलिंग है। अच्छा, इसे कैसे ओवरकम करना है और ये क्यों हम में पैदा होता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जनाब जो गेस्ट स्पीकर मौजूद हैं, आरिफ सिद्दीकी साहब, वेरी वेल नोन, आप तमाम लोग इनको जानते हैं, बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू और राय रखते हैं बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर। वेलकम टू द शो सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, ये जो फियर ऑफ रिजेक्शन है ये इंसान में कब पैदा होता है? इसकी हम मुख्तलिफ राय ले सकते हैं, लेकिन हमने जो तजर्बा किया वो हम खुद अपने ऊपर ये इम्पोज करते हैं मिस इंटरप्रिटेशन की वजह से, खुद से ही जो सोच लेते हैं। दूसरे आदमी जो हमें कुछ कह रहे होते हैं हम उसे मिस इंटरप्रेट कर रहे होते हैं। मैं अक्सर लड़कियों को ये बात समझाने के लिए कहता हूँ, मतलब आपका सूट बड़ा अच्छा है, तो जब आपने ये सूट लेने के लिए गई थी तो आपने ये सूट जो दिखाया आपने ले लिया। ये सूट देखने से पहले कितने सूट आपने रिजेक्ट किए? अच्छा, अक्सर ये भी होता है ना कि जिस सूट पर खवातीन की ज्यादा नजर होती है अक्सर वो भी सिलेक्ट कर लिया जाता है, क्योंकि अप्रिसिएशन एक चीज को मिल रही होती है। तो अगर कोई अच्छी चीज को भी लोग नेगेटिव कमेंट देंगे तो हम उसको साइड पे कर देते हैं। अब आपको वो एक सूट दिखाया, उसने 2 दिखाया, 10 दिखाए, 20 दिखाए, आपने कहा ये नहीं, इसका कलर नहीं ठीक, प्रिंट नहीं ठीक। आपने प्रोडक्ट को ना किया, सेल्स प्रोफेशनल को ना नहीं की। अब अगर सेल्स प्रोफेशनल कहे देखो मेरी शख्सियत की नफी करके चलेगी, मैं कह रहा हूँ कि ये अच्छा है, तूने मेरी बात नहीं मानी, ये मिस इंटरप्रिटेशन है। आपने प्रोडक्ट को ना की। यही हमारे घरों में बच्चों को, लड़कियों को, लड़कों को ये मामला पेश आता है। ये तो बड़ा कॉमन है। यूजुअली अगर हम वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं या ससुराल में अगर खातून है तो कभी भी खातून का या बहू का खाना सास को पसंद नहीं आएगा, तो वो अब क्या इस फियर में चली जाए, या दफ्तर में बॉस को कभी भी अपने जो है एम्प्लॉय का काम पसंद नहीं आएगा। तो ये तो ह्यूमन नेचर है जिसको आपने डेली फेस करना है, लेकिन ये कितना खतरनाक हो सकता है किसी की जात के लिए। मिसइंटरप्रिटेशन की वजह से अगर आप इसे ठीक कर लें तो ये आपके लिए एक लर्निंग भी है और आगे बढ़ने के लिए एक स्टेपिंग स्टोन भी है। देखें, तनकीद को अगर आप ये समझ लें कि जो मुझ पर तनकीद की जा रही है ये मेरी इस्लाह के लिए की जा रही है, मुझे ये कहा जा रहा है। अभी आप ब्रेक में एक साहब से पूछ रही थी स्टोन्स के बारे में, तो आप जो हमारा सेगमेंट भी आगे का आने वाला है, दाऊद साहब जिक्र कर रही थी। अब डेफिनेटली अगर वो आपको गाइड करते हैं तो आपकी बेहतरी हुई है ना उसमें। आप लो मेरी पहले ही चॉइस थी, मैंने पहले ये ले लिया था, मुझे इन्होंने ये कह दिया,
मेरी इंसल्ट हुई है। अब ये आप एक वे ये है। दूसरा ये है मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने कोई नई चीज़ सीखी और मुझे उससे फ़ायदा होगा, ऐसा ही है ना। तो हमें सबसे पहली बात है कि इंटरप्रिटेशन हम सामने वाले के अल्फाज की कैसे कर रहे हैं। उसके बाद कुछ लोग अपनी ज़ात में कैद हो जाते हैं। अच्छा। फिर वो मिलते ही नहीं है। मैं जिसके पास जाता हूँ मेरे तनकीद करता है, जिसके पास जाता हूँ वो आगे से मुझे बातें लगाता है। अच्छा, वैसे इसकी एक ऑपोजिट फॉर्म भी है, वो हम कभी अगर जरा नेक्स्ट शो में रखेंगे, और वो है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। अच्छा, वो भी कॉम्प्लेक्स वो भी है, कॉम्प्लेक्स वो भी है। ये दोनों कॉम्प्लेक्सेस हैं। लेकिन ऐसे लोग दुखी नहीं होते हैं, वो अपनी जात में जरा वो अकेले रह जाते हैं। एहसास बर्तरी जो है ना, वो आपको अकेला कर देता है। आपको हर आदमी अपने से कमतर लगता है, आप अपनी फूफा में रहते हैं, आप बिल्कुल अकेले रह जाते हैं। और जो कैद दी जाती है, सबसे कैद जो सख्त है वो कैद तन्हाई है। तो वो आदमी खुद अपने लिए एहसास बर्तरी वाला आदमी कैद तन्हाई सेलेक्ट कर लेता है। अच्छा, ये कितना हद तक दुरुस्त है कि जो फियर ऑफ रिजेक्शन जिस शख्स में होगा, ऐसा शख्स जो है वो हर वक्त अपने कंधों पर एक बोझ उठाए जो है वो चल रहा है। सोशल एंजाइटी कितनी होती होगी ऐसे इंसान को? उसकी जो सेल्फ टॉक है वो बहुत नेगेटिव हो जाती है। कहीं पर की बात हुई है, उसके बाद मैंने ऐसे की लड़कियां देखी, आपने देखी होंगी, जिन्हें 5-7 मरतबा अगर शादी के लिए कोई लड़के वाले देखने के लिए आए तो किसी वजह से रिश्ता नहीं हो सका, तो नेगेटिव अप्रोच रख लेती है। अच्छा, एक तो उसकी नेगेटिव अप्रोच, फिर उसके अपने घर वाले कि अगर तुम इतनी अच्छी होती तो तुम्हारी शादी ना हो जाती, तुम्हारा चलना ठीक नहीं है, तुम्हारा बैठना ठीक नहीं है, तुम्हारा फलाना ठीक नहीं है। हालांकि अगर लड़की थोड़ा सा ब्रॉड माइंड होकर देखे ना, तो रिजेक्शन की एक वजह बहुत बड़ी, मैं तमाम आपके प्लेटफॉर्म के हवाले से तमाम लड़कियों को एक पैगाम देना चाहता हूं कि जब आपको रिजेक्ट किया जाता है, वो आपकी कमी नहीं होती, सामने वाली फैमिली एहसास कमतरी का शिकार हुई होती है। आप असल में बेहतर होते हैं। अब वो कहते हैं कि अगर ये हमारे घर आ गई, ये बड़ी तेज है, ये एजुकेटेड ज्यादा है, इसकी पर्सनैलिटी बेहतर है, ये हमसे बरतर है, तो हम इसके सामने इंफीरियर फील करेंगे, तो वो कहते हैं हमने शादी नहीं करनी। असल वजह ये है, बड़ी 60-70% ये वजह निकलती है। लॉजिकल पॉइंट। लड़कियां ये समझती है कि मेरे में की कमी थी। सही, लड़की में कमी नहीं थी, वो बेहतर थी। समटाइम्स रिजेक्ट करते हैं किस लिए कि लड़की की जो बहनें हैं वो ठीक नहीं है, वो ज्यादा बोलती हैं, लड़की की माँ की वजह से रिजेक्ट कर देते हैं, घर छोटा है, आमदनी थोड़ी है, उसमें लड़की कहीं पे भी नहीं है। जिस वजह से रिजेक्ट किया जा रहा है वो लड़की नहीं है, वजूहात दूसरी हैं। और लड़की वो जो आपने लफ्ज इस्तेमाल किया ना कि अपने कंधों पर बोझ डाल लेते हैं, अब वो लड़की वो सारा बोझ अपने कंधों पर लाद लेती है, और उसके बाद उसकी पर्सनैलिटी जो प्लेजेंट पर्सनैलिटी होती है, जो कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी होती है, वो शेक हो जाती है। वो शेक हो जाती है, वो पिसी हुई ऐसी मफलूकुल हाल हो जाती है कि फिर जो भी है उसे रिजेक्ट करके जाता है। अच्छा, मुझे आरिफ साहब बताइएगा कि जो ये फेयर है, क्या ये मतलब कि किसी खास जेंडर में, मतलब कि मर्द में जो है ये फियर ऑफ रिजेक्शन ज्यादा होगा, खवातीन में जो है वो इसका रुझान जो है वो ज्यादा दिखाई देता है, या इक्वली इट डिपेंड्स? फर्क है, लेकिन बहुत थोड़ा फर्क है, दोनों में है। थोड़ा फर्क ख्वातीन में इसलिए ज्यादा है कि ख्वातीन में फितरी तौर पर खवातीन तो वैसे भी जरा कंपैरिजन कर रही होती हैं, उन्हें बनने सवरने की, अपने आप को बेहतर बना के रखने की आदत होती है। वैसे भी किसी की तारीफ हो जाएगी सामने तो वहीं पे लगेगा कि भाई हम तो अब जरा मेरी क्यों नहीं की गई मेरी क्यों नहीं की गई। तो ख्वातीन में इस बनने सवरने की आदत की वजह से, थोड़ा शो ऑफ की वजह से ये कॉम्प्लेक्स ज्यादा पाया जाता है, लेकिन मर्दों में भी ऐसा ही है। अच्छा, ऐसा इंसान क्या सोच रहा होता है? अगर मैं बात करूं कि इस वक्त हमारी जो ऑडियंस है उनमें से काफी सारे लोग जो हैं वो फियर ऑफ रिजेक्शन रखते होंगे, तो ऐसे लोग क्या सोचते हैं कि हम अगर अपने आप को फ्रंट पे रखेंगे या कोई गुफ्तगू करेंगे या कोई रिस्क लेंगे तो हम जज होंगे, लोग हमें मिस इंटरप्रेट करेंगे? ऐसा बंदा क्या किन कैफियत का शिकार होता है? सबसे पहले तो वो लो सेल्फ एस्टीम का शिकार होता है। लो सेल्फ एस्टीम। देखिए, एक सूरत तो ये है कि मैंने आपको कोई प्रपोजल दी है, किसी भी तरह की बिजनेस की है, सेल्स की है, व्हाटएवर, आपने वो रिजेक्ट कर दी, आपने कहा कि नहीं, तो मुझे पता लगा कि इस वक्त आपकी जरूरत नहीं है, या ये आपकी जरूरत से ज्यादा है, या जरूरत से कम है, मैं साइड पर हो गया। लेकिन अक्सर लोग ये समझते हैं कि ये मेरे में कमी थी। उनकी कंपनी ने ये बताती है, उनकी फैमिली बताती है कि हम तो बहुत अच्छे हैं, हमने तुम पे इतने पैसे भी लगा दिए, इतनी मेहनत भी की तुम्हारे ऊपर, ये सारा कुछ किया, फिर भी तुम्हारे साथ ये हुआ, इसका मतलब है कि कमी तुम में है। तो वो तमाम आसपास की चीजों को, सराउंडिंग्स को नजरअंदाज कर देते हैं और सारे का सारा बोझ उसके ऊपर लाद देते हैं। वो उन्होंने गधा बनाया होता है, हर आदमी उसे शूट कर रहा होता है। तो सबसे पहले हमें ये सोचना पड़ेगा कि अगर ये रिजेक्शन है, अगर किसी बंदे ने मेरी प्रपोजल को, मुझे, मेरी बात को अगर उसने ना की है, तो वो मुझे किया कि उस प्रपोजल को किया है, मुझे किया कि एनवायरनमेंट को किया है, मुझे किया कि कंपनी को किया है। अगर आप इस चीज को ध्यान में रख लें तो फिर किसी किस्म का रिजेक्शन का आपको फियर नहीं होगा। अच्छा, कुछ लोग, चूंकि देखिए एक शख्स वो है जो कि रिजेक्शन को फील कर रहा है, जिसको रिजेक्शन मिल रही है, जबकि जो ऑपोजिट पार्टी है वो है जो कि रिजेक्ट कर रही है। क्या दूसरी पार्टी को भी अपना रवैया यहाँ पर तब्दील करने की जरूरत है ताकि जो अगला शख्स है वो अपनी जिंदगी में उस फेलियर का शिकार ना हो जाए? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और आपको याद होगा कि मैं आपके साथ दर्जनों प्रोग्राम कर चुका हूँ, और हर तीसरे चौथे प्रोग्राम में मैं आपको कहता हूँ कि कम्युनिकेशन स्किल्स हमें इंप्रूव करने की जरूरत है। अब देखें कि आपका की प्रोग्राम है, मेरा की प्रोग्राम है, हमने उसे अपलोड किया है, वो प्रोग्राम किसी को पसंद नहीं आया। अच्छा, अब इख्तिलाफ राय का एक सलीका है, सही,
अब आपने कहा मुझे आपकी राय से इख्तलाफ है, एक बात ये है, मेरे इस बारे में डिफरेंट ओपिनियन है, दूसरी बात है, पर आप देखें कि लोग कमेंट कर रहे होते हैं, गालियां दी होती हैं। हाँ। अच्छा, ये इख्तलाफी राय नहीं है। अच्छा, मैं ऐसे लोगों को जब ब्लॉक करता हूं तो मुझसे लोग पूछते हैं कि आप उन्हें फेस क्यों नहीं करते। मैंने कहता हूं देखें, इख्तलाफी राय का हर एक को हक है, ठीक, तनकीद का साहिब इल्म अफराद को हक है, मगर तजलील या तज़हीक का किसी को हक नहीं है। मैं ऐसे बंदे से बातें नहीं करता, ठीक। तो दूसरे आदमी को अपनी गुफ्तगू का बेहतर बनाना चाहिए, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स ठीक होनी चाहिए। हमें तो इख्तलाफी राय करना नहीं आता। मिसाल के तौर पे इसने कि सूट पहना हुआ है कोई भी कलर का, तो मैं ऐसे कहता हूँ कि बकवास, ये भी कोई कलर है। इसकी वजह मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि तुम पे पिंक कलर ज्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा, बात वही है कि ये कलर अच्छा नहीं लग रहा, मगर आपने कहा तुम पे ये वाला कलर ज्यादा बेहतर लगेगा, तो आपने यही कहा कि ये ना पहनो, दूसरा पहनो, मगर हम क्या कहते हैं, बकवास, ये भी कोई कलर है। तो हमें अपने वर्ड्स की सिलेक्शन ठीक करनी चाहिए। अल्फाज जो हैं ये बंदे को मार भी देते हैं और जिंदगी भी दे देते हैं। कहा जाता है कि लोग अक्सर इस बात का फायदा उठा लेते हैं, इसलिए सख्त रवैया जो है अपनाने की जरूरत पेश आती है। क्या ये बात भी दुरुस्त है? नहीं, ये तो स्पेस आप देते हैं। देखें, आप किस जगह पर आपको किस तरीके का रवैया चाहिए, पोलाइट चाहिए, आपको सख्त चाहिए या रूड चाहिए, फिर बड़ा बारीक सी लाइन है, सख्त रवैये में, स्ट्रिक्ट रवैये में, रूड रवैये में बहुत बारीक सी लाइन है। अगर आप इस लाइन को समझेंगे नहीं तो फिर आप बदतमीजी करेंगे, और बदतमीजी का जवाब फिर आपको क्या देंगे? अच्छा, हाउ वन कैन स्ट्रॉन्ग हिम और हर सेल्फ, अपने आप को हम कैसे स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं नफ्सियाती तौर पर, साइकोलॉजिकली, कि हमें कोई इस तरह का साइकोलॉजिकली कोई फियर या कोई प्रेशर ना हो, फियर ऑफ रिजेक्शन ना हो? देखिए, सबसे पहली बात तो यह कि मेरा कंपैरिजन आपसे या किसी से बनता नहीं है। मुझे इस बात को समझ लेना चाहिए कि मैं अपनी ज़ात में एक यूनिक पर्सनैलिटी हूँ, ठीक है, मेरा किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है, और आप भी एक यूनिक पर्सनैलिटी हैं। तो मैं आपसे अपने आप को कंपेयर जब करूंगा तो यकीनी तौर पर एक तो मैं इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में चला जाऊंगा, एक बात। दूसरी बात यह कि आपको अपनी सलाहियतों के ऊपर एतमाद होना चाहिए कि मैं जो बात कर रहा हूं आप इससे एग्री करें या ना करें, बट दिस इज माय ओपिनियन, मैं मान लूं इस बात को। मगर हमने ये किया होता है कि अड़ियल हो जाना भी उसमें जो है वो जिद्दीपन नहीं, जिद्दीपन जो है ये भी एक बीमारी है। लॉजिकल देन एग्री, यस, हमारे अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हम दूसरे की बात को तस्लीम कर सकें खुले दिल से, और अगर इख्तलाफ भी है तो इस इख्तलाफ राय को कुशादा दिली के साथ तस्लीम कर सकें। और अगर आप अपने बच्चों के साथ इस तरह की कम्युनिकेशन करती हैं, अपने टीम के लोगों से ऐसी कम्युनिकेशन करती हैं, सीनियर से जूनियर से, तो यकीन मानिए विद इन मंथ्स, बल्कि पॉसिबल है विद इन वीक्स, आपको उनकी तरफ से भी ऐसा ही रिस्पॉन्स मिलेगा कि भी इख्तलाफ करने का तरीका तो इसका बेहतर है। अच्छा, पेरेंट्स कई दफ़ा बच्चों को बड़े बुरे तरीके से ट्रीट कर देते हैं, और बचपन में ही जो है बच्चों की स्कूल लाइफ से ही उनको शायद ये खौफ उनके अंदर पैदा हो जाता है कि नहीं मैं फेल हो जाऊंगा, या मेरे ग्रेड्स बुरे नहीं आने चाहिए, या मैंने ये काम ठीक से नहीं किया। तो पेरेंट्स की भी वहाँ पर बड़ी गलती होती है कि वो अपने बच्चों को इतनी बुरी तरीके से उसके रिजल्ट्स करती है। अक्सरियत ऐसा करती है, एक तो बच्चे को नेगेटिव कमांड्स देते हैं, मुसलसल नेगेटिव कमांड्स, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, और दूसरा ये कि तुम ये नहीं करोगे तो तुम फेल हो जाओगे, तुम नाकाम हो जाओगे, तुम्हारी शादी नहीं होगी, तुम्हारे साथ खौफ बैठ के उसके ज़हन में खौफ बैठा देते हैं। इसकी वजह से पॉजिटिव लेके चलना चाहिए कि बेटा इस बजाय इसके रोक रहे हैं, बेटा इसकी बजाय तुम ये वाला काम करो तो आगे ये वाली अपॉर्चुनिटीज होंगी, ये करोगे तो ज्यादा अच्छे बच्चे लगोगे। हम उन्हें मोटिवेट करने की बजाय डीमोटिवेट करते हैं, उन्हें गोल दिखाने की बजाय, टारगेट्स, इनाम, प्लेयर दिखाने की बजाय हम पेन को बतौर ड्राइविंग फोर्स यूज करते हैं। जब आप पेन को ड्राइविंग फोर्स यूज करते हैं तो वही बच्चा आगे भी पेन को यूज करता है, और तब माशरे में बिगाड़ पैदा होता है। ठीक, आरिफ सिद्दीकी साहब, कौन सी क्वालिटीज हमें अपने अंदर पॉलिश करने की या एनहांस करने की? देखें, हर इंसान को अल्लाह ताला ने ये एक ऐसी मशीन है, इसको एक इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है कि ये बहुत सारी सलाहियत रखता है बहुत कुछ करने की। तो मैं इस सेगमेंट को वाइंड अप करने से पहले आपसे ये जरूर जानना चाहूंगी कि हमारी वो कौन सी ऐसी क्वालिटीज हैं जिनको हमें मजीद पॉलिश करने की जरूरत है कि हम हर तरह की सिचुएशन को फेस कर सके बगैर किसी डर के, बगैर किसी साइकोलॉजिकल फेयर के। देखिए, किसी भी सिचुएशन को राइट वर्ड्स में इंटरप्रेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताऊं, पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स करवाता हूं मैं जब, तो मैं लोगों से पूछता हूं कि स्टेज पर आते हुए आपको क्या लगता है? डर लगता है, घबराहट होती है, पसीना आता है। मैं कहता हूं फीलिंग्स बताएंगे जरा बॉडी की, कहते हैं दिल तेज धड़कता है, हार्ट बीट तेज हो जाती है, सांस तेज चलता है, यहाँ पर मर्दों के और यहाँ पर पसीना आता है, इनके पल्पिटेशन बढ़ जाती है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, मुट्ठियां बंद होती हैं, ये घबराहट के साइन है? कहते हैं हाँ। अब मैं उन्हें कहता हूं कि कोई ऐसा वक्त याद करें जब आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, कोई अचीवमेंट की हो, अच्छा। वो टाइम याद करते हैं। अब मैं कहता हूं उसे जरा रिकॉल करें। अब बताएं दिल कैसा धड़क रहा है? कहते हैं तेज। सांस कैसी है? तेज। पसीना आ रहा है मुंह पे? कहते हैं आ रहा है। मुट्ठियां बिंची हुई हैं? कहते हैं बिंची हुई हैं। सांस पेट से ले रहे हैं कि छाती से? कहते हैं छाती से ले रहे हैं। ये सेम फीलिंग्स है। अच्छा, बॉडी सेम रिस्पॉन्स कर रही है।
आपने एक फीलिंग को वर्ड दिया घबराहट का, और एक फीलिंग को वर्ड दिया एक्साइटमेंट का। अमेजिंग अमेजिंग। अब मैं उन्हें कहता हूं कि आज के बाद इस फीलिंग का नाम है एक्साइटमेंट। जब आप स्टेज पर आएंगे, जब आप माइक हाथ में पकड़ेंगे, तो आप ये फीलिंग देखेंगे ना, मैं एक्साइटेड हूं, मुझे आज हंड्रेड्स ऑफ पीपल से बात करनी है, कितना मजा आने वाला है आज, आपने ये कहना है। ठीक है ना, यानी कि फर्क करने की हमें बहुत, सामने सिचुएशन है उसकी इंटरप्रिटेशन करना सीखें, अल्फाज की सिलेक्शन ऐसी करें जो आप चाहते हैं जिंदगी आपके लिए। वेरी वेल सेड, थैंक यू सो मच डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी साहब, आपने टाइम निकाला और हमारे आज के इस खास सेगमेंट प्रोग्राम के लिए। जनाब, इसी के साथ हम बढ़ेंगे प्रोग्राम में एक ब्रेक की जानिब, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो स्टोन्स जो हैं मुख्तलिफ और खूबसूरत नगीने, बड़े प्यारे प्यारे होते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं पहने हुए। इस हवाले से इंफॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करेंगे इन आवर प्रोग्राम, सो स्टे विद अस, डोंट गो एनीवेयर। वेलकम बैक जनाब, और प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सेगमेंट्स को आगे बढ़ाएंगे और बड़ा ही इंटरेस्टिंग और कलरफुल सेगमेंट ये हम आपके लिए आज हमने खासकर डिजाइन किया है। कलरफुल मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कुछ रंग होते हैं जो हमारी जिंदगियों में भी कलर जो है वो ऐड कर देते हैं। और जैसा कि हमने कलरफुल ड्रेस पहना होता है, जिस तरह कि मेरा आज मैरून कलर का ड्रेस है, तो ये वैसे ही आपकी शख्सियत में निखार पैदा कर देगा क्योंकि खिला हुआ रंग है। इसी तरह जो हमारी ज्वेलरी होती है, हमारे जो सिलेक्शन ऑफ स्टोन्स होते हैं, वो भी क्या हमारी जो फिजिकल अपीयरेंस है उसमें तो खूबसूरती और निखार पैदा करते ही हैं, लेकिन हमने ये सुना है कि वो हमारी शख्सियत में भी निखार पैदा करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर बड़ी कॉन्फ्लिक्ट भी पाया जाता है, दो राय भी पाई जाती हैं कि कुछ एक जो है स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि नहीं भाई, स्टोन्स आर हार्मलेस, ये तो ना किसी को नफा पहुंचाते हैं ना ये किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, जबकि ऑन अदर साइड ये जो सेकेंड स्कूल ऑफ थॉट है वो इसकी थोड़ा सा जो है वो तरदीद करता है इस बात की, और वो थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू रखता है। तो आज हम जरा सेकंड स्कूल ऑफ थॉट के साथ जाएंगे और उनसे जानना ये चाहेंगे कि जो स्टोन्स हैं, जो मुख्तलिफ पत्थर होते हैं, वो कैसे जो है वो जिंदगियों पर या शख्सियात पर असरअंदाज हो सकते हैं। लेकिन मैं इससे पहले कि इसकी डिटेल में जाऊं, मैं इसका इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो भी जरूर आपके साथ इन माय प्रोग्राम में शेयर करना चाहूंगी। अच्छा जी, जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, ही इज एक्सपर्ट इन दैट, उनको हम खुशामदीद कहते हैं। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्लाह का। अच्छा, मुझे बताइएगा कि इससे पहले कि हम 12 सितारे और उनके जो फेवर में स्टोन्स हैं उसका जिक्र करें, मुझे इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर कीजिएगा मेरी ऑडियंस के साथ। देखिए, सबसे जो अहम बात जिसके ऊपर हम डिस्कस करना चाहते हैं कि जिस तरह आपने बात की कि कई लोग समझते हैं कि पत्थरों से फ़ायदा और नुकसान नहीं होता। सबसे पहले ये कि फ़ायदे और नुकसान, हम 100% इस बात की जो है वो दलील देते हैं कि फ़ायदे और नुकसान अल्लाह ताला ने हर चीज़ में रखे हैं। फ़ायदे वाली चीज़ में भी अल्लाह ताला चाहें तो फ़ायदा मिलता है, और नुकसान वाली चीज़ में भी अल्लाह चाहें तो नुकसान होता है। सबसे पहले तो अल्लाह की चाहत होती है। अगर चीज़ों में फ़ायदा, हम अगर पत्थरों की बात करते हैं कि जी पत्थरों में बेसिकली ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है शिरक का, लोग जो कहते हैं कि जी पत्थर में अल्लाह ताला ने कौन से ऐसे फ़ायदे रखे हैं जिससे हमें फ़ायदा है। फ़ायदे तो अल्लाह देते हैं। तो अल्लाह ताला ने ये पूरी कायनात जो बनाई हुई है, ये पूरा कायनात का जो निज़ाम है, ये अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए ही तो बनाया। अगर इंसानों के लिए बनाया तो इसका जिक्र अगर हम देखें तो कुरान पाक में सूरह रहमान में मौजूद है, जहां पर अल्लाह ताला अपनी सारी नेमतों का जिक्र कर रहा है, जन्नत की मेवाजात का जिक्र कर रहा है, और हर तरह की जो नेमत से उसने हमें नवाजा उसका जिक्र कर रहा है। और उन्हीं नेमतों में दो पत्थरों का गालिबन जिक्र आता है, मरजान और याकूत। जी, मरजान और याकूत का। और फिर ये कि मरने के बाद जो है वो महल होंगे मरजान और याकूत के, तो तासीर तो अल्लाह ने रखी हुई है। हम ये तो नहीं कहते कि पत्थर फायदा देते हैं, पत्थरों के जरिए अल्लाह फायदा दे सकते हैं। तो ये तो कंसेप्ट क्लियर हो गया ना कि पत्थरों के जरिए अल्लाह तो डायरेक्ट भी फायदा देते हैं, मगर ये पत्थरों का अगर के इसका या हम कह सकते हैं किसी चीज में अल्लाह ने शिफा रखी हुई है या अगर शहद में जिस तरह शिफा रखी हुई है, तो हम ये थोड़ी कहते हैं कि शहद से शिफा हुई। तो अल्लाह ने शिफा रखी है, तो वो हम ये हमेशा कहते हैं कि अल्लाह ने शहद में, जैतून में, खजूर में शिफा रखी हुई है, तो उसको क्यों नहीं कहते शिर्क? ठीक। तो इसी तरह अगर पत्थरों में अल्लाह ने फायदे रखे हुए हैं, तो कोई मुबारक पत्थर हैं ये कह सकते हैं हम। जी ऐसे ही है। और सबसे जो अहम बात नबिया वो ये कि
जो पत्थरों की निस्बत भी तो होती है ना। मिसाल के तौर पे अगर एक हजरे असवद के साथ लगा हुआ पत्थर है, उस पत्थर का क्या मुकाम होगा। तो अगर एक जिस तरह खाना काबा का जो गिलाफ है उसके साथ लगा हुआ कपड़ा, उसकी निस्बत कैसी क्या फ़ायदा देती है। तो पत्थरों का जो है वो अगर निस्बत से हो, और फिर ये कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी का भी जिक्र आता है कि उनके पास एक अंगूठी थी जो चलती रही, नस्ल दर नस्ल चलती रही। फिर हमने अहादीस से ये भी हमें वाज़ेह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अंगूठी पहनी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकीक पत्थर पहना, मगर अक्सर जगह पे इख्तलाफ मौजूद है कि कौन सा पत्थर पहना, मगर अंगूठी तो पहना। हजरत अली करमुल्लाह वजह जो है वो फिरोजा पत्थर जो है उन्होंने पहना। अब ये हम अगर इनको अब ये समझे कि उन्होंने इसलिए पहना कि इससे फायदा हो, वो एक गलत इंटरप्रिटेशन आप कह रहे हैं कि इसकी गलत नहीं करनी चाहिए। वो एक गलत कंसेप्ट है कि उन्होंने पहना तो फायदे के लिए पहना, पहना तो बस पहना। ठीक है, तो जो लोग फिर पहनते हैं उनको फिर अल्लाह ताला उसका फायदा। ठीक है, जरा गुफ्तगू को अब जरा आगे बढ़ाएंगे। मुझे बताइएगा कि जो लोग बिल्कुल खवातीन को आपको पता है कि खासकर बड़ा शौक होता है नगीनों का, और हम जब ज्वेलरी खरीदने चाहते हैं तो बड़े प्यारे प्यारे नगीने भी वहां पर दिखते हैं, लेकिन खवातीन कभी भी रैंडमली कि भाई एमरल्ड ले लिया, येलो सफ़ायर ले लिया, या जो है वो ब्लू सफ़ायर ले लिया, रूबीज ले लिए, और फिर वो अपनी ज्वेलरी में इसको रेगुलर यूज करती हैं बगैर पूछे समझे, रेगुलर टाइम इन यूज करना है इन स्टोन्स का। इज इट फाइन? क्या ये ओके है? देखिए, अगर तो आप इसको अपने स्टार से मैच करके पहन लें तो पहनना तो है। देखिए, हर पत्थर खूबसूरत होता है और हर पत्थर जो है इंसान की शख्सियत का आईनादार बन जाता है। बाज़ औक़ात लोग जो है वो डायमंड जो है वो हर बंदा कोशिश करता है, आपको पता है, उनको पसंद है क्योंकि कॉस्टली है, गिफ्ट में भी बर्थडे पे भी डायमंड चाहिए होता है, तो मगर पहनते नहीं है, रख छोड़ते हैं। तो जो रेगुलर लाइफ में या आम जिंदगी में जो जेमस्टोन पहने जाते हैं उनका बेसिकली रेस होती हैं, हर जेमस्टोन जो ट्रांसफर होती हैं और वो रेज इंसान की जो है स्टार्स के साथ भी मैच करती हैं। हत्ता के नबिया हाथों की जो उंगलियां हैं वो भी जो है प्रेजेंट करती हैं स्टार्स को और साथ जेमस्टोन को, उसकी मैचिंग। मिसाल के तौर पे जो फिंगर्स हैं वो मिसाल के तौर पे इस फिंगर्स को हम शम्स की फिंगर्स कहते हैं। शम्स सूरज है। अब यो लोग, आपने देखा होगा कि अक्सर लोग इस फिंगर में जेमस्टोन या रिंग पहनते हैं। किस लिए पहनते हैं कि ये शम्स से जो रेज निकलती हैं वो उस जेमस्टोन के ऊपर आए और उस रेज का उसको शख्सियत को फायदा हो। इसी तरह जो ज़ुहल है, जो लोग, ये मैं वो बात मैचिंग बता रहा हूँ, जो लोग स्टार्स के साथ मैच करके जेमस्टोन पहनते हैं। अब किसी का यूरेनस ज़ुहल स्टार है तो वो ज़ुहल की जो है वो जेमस्टोन की वो जेमस्टोन पहनेगा तो उसकी शख्सियत को उसका फायदा मिलेगा। इसी तरह मरीख एक फिंगर है, उसकी उसमें जो जेमस्टोन पहनेगा। हम ऐसा करेंगे क्योंकि हमें ब्रेक पर भी आगे प्रोग्राम में जाना है, तो हम पूरे जो 12 सितारे हैं उनको कौन से जो है नगीना या कौन सी अंगूठी या कौन सा जो है वो स्टोन का इंतखाब करना चाहिए, हम ब्रेक से वापस आने के बाद हमारी ऑडियंस के साथ ये भी शेयर करेंगे। लेकिन एक सवाल ब्रेक पर जाने से पहले मैं पूछना चाहूंगी कि क्या मून साइन और सन साइन दोनों को रीड करके ही आपका जो है वो हमारा पत्थर बनता है, या फिर सिर्फ हम अपना सन साइन देखते हैं? क्योंकि यूजुअली लोग सन साइन रीड कर रहे होते हैं सिर्फ। देखिए, दोनों लैंग्वेज चलती हैं। अच्छा। सन वाली भी है, उसमें भी पता चल जाता है और मून में भी पता चलता है। और जो एस्ट्रोलॉजर लोग हैं वो न्यूमरोलॉजी से भी पता करवा लेते हैं। 1 से लेकर 9 नंबर तक जो नंबर बनता है उससे भी पता चलवा लेते हैं। तो फिर इसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा? स्टार का अलग से वो बनेगा स्टोन और नहीं, डेट ऑफ बर्थ ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। उसमें जब वो मदर के नेम के अदाद को शामिल करते हैं तो वो उसकी मैचिंग में निकल आता है। ठीक है। और ये कोई ये इसीलिए तो कहते हैं कि किसी से पूछ के पता करके कि जी मुझे कौन सा जेमस्टोन सूट करता है, क्योंकि बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कि कई लोगों को ब्लू सफ़ायर, नीलम जो है वो अगर सूट कर जाए तो वो बंदा जो है तरक्की की मंजिलों की तरफ जल्दी जाना शुरू हो जाता है। और कई लोगों को टाइगर जो है वो सूट नहीं करता तो वो टाइगर उसको नुकसानात जो की तरफ ले जाता है। तो ये चीज़ें तो अच्छा, कुछ स्टोन्स आपके पास भी इस वक्त मौजूद हैं, मैं दिखाना चाहूँगी। आफ्टर एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक आपसे दोबारा मिलते हैं, मुलाकात करते हैं और 12 सितारों के स्टोन्स भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं और हम आज ज़रा बात कर रहे हैं प्रोग्राम में स्टोन से मुतालिक, जो खूबसूरत नगीने होते हैं उनसे मुतालिक। मैं चाहूँगी हमारा कैमरामैन जो है वो ज़रा थोड़ा सा फोकस करे और जो स्टोन्स पड़े हुए हैं मैं चाहूँगी कि आप ज़रा कैमरा पे दिखाएं कि आपके पास कौन कौन से जो हैं वो स्टोन्स मौजूद हैं। नबीहा, ये है मेरे पास ईरानी अकीक। अच्छा, ये इसकी इस तरह का कलर होता है और इसमें ब्लैक भी आते हैं, ठीक है, और मुख्तलिफ कलर्स आते हैं। अच्छा, ये मुझे बताएगा कि शनाख्त कैसे की जा सकती है कि ये स्टोन जो है वो रियल है या फिर फेक जो है वो ज़्यादा कीमत में फ़रोख्त किया जा रहा है? पहचान बड़ी मुश्किल है। पहचान बहुत अहम होती है और पहचान हो जाती है बेसिकली बाज़ औकात लोग जो है वो मिरर शीशे के जो है वो जेमस्टोन बना लेते हैं। जिस तरह अक्सर सड़कों के ऊपर आपने देखा होगा लोग बैठे होते हैं, पहचान नहीं होती। तो बेसिकली एक पहचान तो जो इस तरह की होती है कि कई लोग उसके ऊपर हेयर जो बाल है ना वो लगाते हैं और उसके ऊपर हीट देते हैं। अगर बाल टूट जाए तो वो शीशे का होता है, अगर ना टूटे तो इसका मतलब है कि ये जो है वो जेन्युइन है। ये ट्रिक भी किया ये जाता भी है? ट्रिक है, लोग इसे ट्रिक भी यूज़ करते हैं। और भी ट्रिक्स होते हैं, पता चल जाता है कि पत्थर जो है। और एक ख़ास बात नबिया मैं आपको बात बताऊँ कि लाजमी नहीं कि बहुत ही ज़्यादा रेयर और नायाब पत्थर हो तो वही फ़ायदा देता है। पत्थर जेमस्टोन जो भी हो सस्ता भी दे सकता है, सस्ता भी फ़ायदा दे देता है। और सबसे अहम बात ये कि कई लोग जेमस्टोन के ऊपर मुख्तलिफ जिक्र और अज़कार कर लेते हैं। अच्छा, ये एक ख़ास अहम बात है। मिसाल के तौर पे कई लोग जेमस्टोन को लेते हैं, मिसाल अकीक लेते हैं, उसके ऊपर यार ज़ाक की एक तस्बीह कर लेते हैं, विर्द कर लेते हैं। आपको पता है कि पत्थर भी अल्लाह की तस्बीह करते हैं और हर पत्थरों की मुख्तलिफ लैंग्वेज और मुख्तलिफ तस्बीह और तहलील होती है। कई लोगों ने जो इसके ऊपर सर्च करते हैं वो मुख्तलिफ, मिसाल के तौर पर आप एक किसी के पास बड़ों बुज़ुर्गों के पास जब जाया जाता है तो बुज़ुर्ग किसी को कोई रिंग गिफ्ट दें तो उसके ऊपर मुख्तलिफ ज़िक्र अज़कार जिस तरह नाते अली लोग पढ़ के देते अच्छा। हैं। अब देखें, एक हो गया पत्थर, उसकी अपनी तासीर हो गई, और एक हो गया बुज़ुर्ग जिसकी अपनी अफादियत होगी, जिसका अपना मुकाम हो गया, और एक हो गया कलाम पढ़ा हुआ जिस तरह उसके ऊपर चहल काफ नादे अली या मुख्तलिफ इस्मुल हुस्ना से कलाम जिसका उसने इसमें आज़म पढ़ा होता है। और पढ़ाई का तो अपना इतना फ़ायदा है, अगर आप वैसे भी अल्लाह ताला का जिक्र अस्कार करेंगे तो उसमें वैसे ही शिफा है, उसमें वैसे ही बरकत है। अच्छा, 12 सितारे जो हैं उनकी जरा जिक्र करते हैं। काफी लोग इंतजार में इस वक्त होंगे और अपने अपने स्टार का वेट कर रहे होंगे। देखें, मैंने बड़ी इसमें रिसर्च करके मखसूस हर स्टार्स के जो है वो मैंने निकाले हैं। जैसे एरीज की बात करें, बुर्ज हमल मार्च जिनका साइन है, जो लोग 21 मार्च से 19 अप्रैल में पैदा होते हैं, वो जो जेमस्टोन पहन सकते हैं वो हीरा, नीलम और पुखराज। ये जेमस्टोन अगर ये पहनते हैं तो इनको फ़ायदा मिल सकता है, जिनकी डेट ऑफ बर्थ जो है 21 मार्च से 19 अप्रैल तक हुई होती है। और जो टॉरस है उसके बाद नेक्स्ट स्टार वीनस बुर्ज सौर वाले, ये 20 अप्रैल से 20 मई तक जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ है वो मरजान, अकीक और फिरोज़ा, ये जेमस्टोन पहने तो इनको ये जेमस्टोन पहनने से इनकी रेस जो है उनको फ़ायदा दे देती हैं। और उसके बाद आता है जेमनाई बुर्ज जौज़ा, मरकरी साइन है इन लोगों का, और ये 21 मई से 20 जून इनकी डेट ऑफ बर्थ होती है। और ये अकीक, पुखराज और यकूत रूबी, ये अगर जेमस्टोन पहने तो इनको फ़ायदा मिल सकता है और ये चीज़ें इनकी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा अफादियत ला सकती हैं। और उसके बाद है कैंसर मून साइन बुर्ज सरतान, 20 जून से 20 जुलाई, और ये लोग ज़मुर्द, अलमास और पुखराज का अगर इस्तेमाल करते हैं जेमस्टोन का तो इनको काफ़ी ज़्यादा उससे फ़र्क पड़ सकता है। और लियो बुर्ज असद, सनशाइन और आतशी लोग, और ये लोग हीरा, लाल और पन्ना ये जेमस्टोन पहने तो इनको काफ़ी हद तक फ़ायदा हो सकता है। उसके बाद विरगो बुर्ज सुमला, मट्टी के साथ इन लोगों का तल्लक होता है और मरकरी साइन है। ये लोग पुखराज, यकूत और हीरा, डायमंड जेमस्टोन पहने तो इनके मामलात में काफ़ी हद तक बेहतरी आ सकती है। इसके बाद लिब्रा बुर्ज मेज़ान वाले, और ये संगे दूधिया, ज़मुर्द और अलमास, ये जेमस्टोन पहने तो इनको फ़ायदा मिलता है। और स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब, इन लोगों का वाटर साइन है, पानी के साथ जो है इनका तल्लक है। बेसिकली इसको भी मैं इसलिए साइन की बात करता हूँ कि जो बुर्ज होते हैं ये 4 कैटेगरीज में होते हैं, आतशी, आबी, खाकी और बादी। अब जो हवा वाले स्टोन्स हैं वो बादी कहलाएंगे, जो आतशी वाले हैं वो आग से रिलेटेड हैं। इस तरह इनकी तरतीब भी जिस तरह सितारों की है इस तरह जेमस्टोन की भी तासीर होती है। तो स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब वाले मोती,
हीरा और अकीक जेमस्टोन पहनते हैं तो इनको अल्लाह ताला फ़ायदा देते हैं। और बुर्ज कौस वाले फ़िरोज़ा पुखराज, बुर्ज कौस बेसिकली आतशी मजाज के लोग होते हैं और उनके ये जेमस्टोन पहनने से फ़ायदा होता है। उसके बाद कैप्रिकॉन, बुर्ज जर्दी, पन्ना, नीलम और ज़मुर्द ये जेमस्टोन पहनते हैं तो इनको फ़ायदा हो सकता है। और बुर्ज दिलो वाले फ़िरोज़ा, अकीक और संगे दूधिया ये जेमस्टोन पहने तो इनके मामलात में बेहतरी आ सकती है। और पाइसिस, बुर्ज हौत वाले नीलम, पुखराज और ब्लड स्टोन ये वाले जेमस्टोन पहनते हैं तो इनके जो स्टार्स में जो रेज हैं उनको फ़ायदा देते हैं। हमने बिल्कुल तरतीब के साथ हर स्टार्स के वो 3-3 जेमस्टोन बताए हैं कि जो लोग इन डेट ऑफ बर्थ में या ये सन के साथ ये इन स्टार्स को मिला के अगर ये जेमस्टोन पहनेंगे तो इनके मामलात में बेहतरी आएगी। और 100% अल्लाह ताला ही फ़ायदा देते हैं। हम ये नहीं कहते कि पत्थरों से फ़ायदा, मगर पत्थरों में फ़ायदा भी अल्लाह ताला ने रखा हुआ है। अगर अल्लाह ताला ने किसी चीज़ में फ़ायदा रखा है तो हमारा हक बनता है उनको पहना जाए। और वैसे भी पत्थर इंसानियत की, जो इंसान की शख्सियत के आईनादार होते हैं और हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि उसके हाथों में कोई ना कोई रिंग हो। जिस तरह जो है चांदी जो है वो मर्द के लिए हलाल है और जो सोना जो है वो औरत के लिए हलाल है, मर्द के लिए सोना हराम है। तो इस तरह धातों का जो इस्तेमाल होता है तो हलाल और हराम बताया गया। तो अगर इनको चांदी में बना के पहना जाए तो उस चांदी की अपनी तासीर होती है, चांदी ठंडी होती है और कई लोग जिस तरह चांदी के कुश्ता जात जो है इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह पत्थरों के भी कुश्ता जात होते हैं और ये ताकत के लिए और जहनी जो है बेहतरी के लिए, जहनी इख्तरा को बेहतर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इन पत्थरों की ही इफादियत में कई लोगों के जो सेहत के मसाइल होते हैं तो अल्लाह ताला ने आजकल बेसिकली यहाँ पे पाकिस्तान पे, यूरोप में तो है ये, पाकिस्तान में अब स्टोन थेरेपी भी शुरू हो गई है कि स्टोन्स के ज़रिए इलाज किया जाता है और सेहत का इलाज, शुगर का इलाज और गुर्दों की बीमारियों का इलाज, ये भी अल्लाह ताला ने खासियत इन पत्थरों में, कई ख़ास पत्थरों में रखी है कि जो लोग पहनते हैं तो उनको फ़ायदा होता है। फिर कलर्स का बड़ा इफेक्ट होता है पत्थरों के ऊपर। कई बाज़ औक़ात लोगों को ब्लू कलर सूट करता है तो वो ब्लू कलर का जो है ब्लू सफायर जेमस्टोन पहनते हैं तो उनको उसका फ़ायदा होता है। कई लोगों को रेड कलर सूट करता है, रूबी पहनते हैं। तो कलर्स की भी इंसान की जो शख्सियत के ऊपर बड़ी जो है असर अंदाज होते हैं। बेसिकली जिस तरह कई लोगों के लिए ब्लैक कलर जो पहनते हैं तो उनकी शख्सियत जाज़बे नज़र होती है, इसी तरह ब्लैक जेमस्टोन पहनते हैं तो भी उनको फ़ायदा होता है। तो फ़ायदे तो अल्लाह ताला ने रखे हुए हैं, जिस तरह कलर्स में फ़ायदे हैं इसी तरह जेमस्टोन में भी अल्लाह ने फ़ायदे रखे हैं। और ये बेसिकली जिन लोगों ने रिसर्च की होती है वो इस चीज़ के बड़े जो है वो शायक होते हैं। जिस तरह कोहे नूर हीरा जो है उसकी अहमियत थी और कोहे नूर हीरा जब यहाँ से बरतानिया गया तो यानी कि एक हिस्ट्री मिलती है, यानी तारीख मिलती है इसके ऊपर। ऐसा स्टोन है जो बगैर तहकीक है या पूछे बगैर, जिसके देखिए अकीक बगैर तहकीक के पहन सकते हैं, अकीक जेमस्टोन और रूबी भी पहना जा सकते हैं जिसका नुकसान नहीं होता, और अकीक फ़िरोज़ा भी पहन सकते हैं और इनको फ़ायदा होता है। और तहकीक बेसिकली ये है कि हर पत्थर में अल्लाह ने फ़ायदे रखे हैं, फ़ायदे और नुकसान अल्लाह ताला नहीं रखे हैं। मगर ये है कि अगर पूछ के पहन लिया जाए, अकीक पहन लें, रूबी पहन लें और फ़िरोज़ा पहन लें तो वो सूट कर जाता है कोई। और डायमंड जो है वो ज़्यादा औरतों के लिए होता है और डायमंड की भी क्वालिटीज़ कई हैं और इसी तरह पत्थरों की भी क्वालिटीज़। मगर ये है कि जिस तरह पत्थर पहनना इनकी भी खुराक होती है। इनके जब बंदे के ऊपर बद असरात रेज आती हैं तो ये पत्थर उनको रोक लेते हैं। फिर लोग इन्हीं पत्थरों के लिए कहते हैं कि आप लोग, ये लोग जुमेरात को इनको दूध में भिगो देते हैं इनके बद असरात ज़ाइल करने के लिए। तो दूध में रात को भिगोते हैं तो सुबह उसको साफ़ करके पहन लेते हैं कि दूध इनके बद असरात को ज़ाइल कर देता है। ये पत्थरों की तासीर में जिस तरह फ़ायदा होता है, कई लोग इन पत्थरों को जिनके ऊपर कलाम इलाही पढ़ा होता है, जिक्र किया होता है, इनको वॉशरूम वगैरह में नहीं लेके जाते, उतार के जाते हैं। तो ये चीज़ें तो अहमियत तो रखती हैं। ठीक है जनाब, और इसी के साथ ही बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम और सेगमेंट्स के लिए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। आई होप सो आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपना फीडबैक देना हमें मत भूलिएगा। कल होगी आपसे मुलाकात कुछ नए मेहमान और कुछ नए सेगमेंट्स के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।